चलिए नया चैप्टर स्टार्ट करना है आज, है ना। पुराना वाला सब खत्म हो गया है, तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा खत्म कर चुके हैं। आज हम लोग अगले यूनिट पे आ रहे हैं, जिसको क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विद्युत गतिकी। विद्युत गतिकी, वो क्या था? विद्युत स्थैतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब जब चार्ज आपका रेस्ट पे हो, यानी चार्ज आपका रुका हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई चार्ज है, वो क्या है? रेस्ट की पोजीशन पे है, तब ये जो जो भी प्रॉपर्टी शो करेगा उसको हम लोग किस में स्टडी कर चुके हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ठीक है। तो जब चार्ज रुका था तो आपने देखा था क्या था? फोर्स एक्सर्ट कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा था, पोटेंशियल बना रहा था, और कैपेसिटेंस की क्वालिटी आपने देखी कंडक्टर की। चार क्वालिटीज आपने रेस्ट की पोजीशन पे देखी। अब आपका ये जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, ये दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। पहला है इलेक्ट्रो प्लस डायनेमिक्स, ठीक है। डायनेमिक्स, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। तो जब चार्ज आपका मोशन में आ जाए तब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आपको पढ़ने मतलब मिलेंगी, या कौन कौन सी प्रॉपर्टीज चार्ज आपका शो करता है, उसको हम लोग क्या किस में पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। अब चार्ज, जब कोई भी चीज दौड़ती है या कोई भी चीज गति में आती है, मोशन में आती है, तो दो प्रकार से आती है। या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है बेटा? कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब निश्चित वेग से, निश्चित वेग से, ठीक है। मतलब यहां पर इसका वेग बदल नहीं रहा है, फिक्स है। जैसे कोई भी वस्तु है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलना शुरू कर रहा है, नहीं दिख रहा क्या? थोड़ा इधर हो जाओ, ठीक है। अगर कोई समस्या हो रही, थोड़ा इधर हो जाए इसकी वजह से, है ना। अगर कोई भी चीज मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है, और पूरे रास्ते भर इसके स्पीड में कोई बदलाव नहीं आया है, तो ये ऑब्जेक्ट किस तरीके से मूव कर रही है? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है, निश्चित वेग। उसके बाद अगर दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या होता है? या तो वस्तु का वेग बढ़ता ही चला जाएगा, या तो वस्तु का वेग घटता ही चला जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन या त्वरित गति, ठीक है, त्वरित गति। अब होता क्या है, जो आप पढ़ने चल रहे हो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, उसमें आपका जो चार्ज होगा वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, इसमें एक्सेलरेटेड मोशन नहीं आएगा। आपका जो चार्ज होगा वो हमेशा कैसे मूव करेगा? कांस्टेंट वेलोसिटी से, यानी निश्चित वेग से गति करेगा। और जब एक्सेलरेटेड मोशन करेगा तब आप इसके आगे वाली यूनिट पढ़ेंगे, जिसको क्या कहा जाएगा? मैग्नेटिज्म, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं, इस पूरे ब्रांच को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। बेसिक समझ रहे हो कि नहीं? जब चार्ज रुका था तो इलेक्ट्रोस्टैटिक था, जब चार्ज मोशन में आ गया और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव किया तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं। जब चार्ज आपका एक्सेलरेटेड मोशन करेगा तो उसकी सारी प्रॉपर्टी जब पढ़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। तो 3 यूनिट आपकी जो फर्स्ट पेपर की है, आपके फर्स्ट पेपर में 3 यूनिट है। पहली यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरी है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, तीसरी है मैग्नेटिज्म। तीनों यूनिट पढ़ करके पहला पेपर आपका खत्म हो जाता है फिजिक्स का। तो जो फर्स्ट पेपर है उसमें केवल बस चार्ज के बारे में है। एक यूनिट आपका चार्ज जब रुका था तब है, एक यूनिट है जब चार्ज आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और एक यूनिट है जब आपका चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। तो एक यूनिट आप खत्म कर चुके हैं। अब आप आ गए हैं दूसरे यूनिट पे। इसमें 2 चैप्टर है, आप इसको आराम से समझ लेंगे। जो नए बच्चे हैं उनके लिए भी आज कोई समस्या नहीं, एकदम आराम से समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक है। अब
कुछ चीजें हाई स्कूल से रिलेटेड है, जैसे आप 10th में पढ़ चुके हो। 10th में आपने सबसे पहले क्या पढ़ा था भाई? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, क्लास 10th में आपको पढ़ाया गया होगा कि भाई इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसका डेफिनेशन यही तो देते थे ना भैया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कोई तार है, तार के कोई पर्टिकुलर आपने क्या कर लिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया और आपने देखा कि भाई यहां से 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर गया, वही क्या कहलाता था? इलेक्ट्रिक करंट कहलाता था। तो मान लो अगर टी सेकंड में क्यू चार्ज फ्लो किया है तो 1 सेकंड में कितना फ्लो करेगा? क्यू बाई टी। अरे भाई अगर आपने एक पेन 2 रुपए की है तो 10 रुपए में क्या पेन मिलेगी? 5 तो मिले, कैसे पता चला? 10 में 2 का भाग दे देंगे। तो यहां पर भी क्या है, टी सेकंड में क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है तो 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा? क्यू बाई टी। तो आपका जो आई हो जाएगा यानी इलेक्ट्रिक करंट, वो क्या हो जाएगा? क्यू बाई टी हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला आपका 10th में आता था। तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या हो गया? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, यानी आवेश की प्रवाह दर को हिंदी में बोला जाए तो क्या लिखेंगे आप? आवेश के प्रवाह दर को धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। करंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? धारा। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। ठीक है, अब यहां पर मान लीजिए बहुत छोटी करंट है, बहुत छोटा सा चार्ज फ्लो कर रहा है बहुत छोटे से समय अंतराल में, तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पर? डी क्यू बाई डी टी। इसको डिफरेंशियल फॉर्मूला बोलते हैं, डिफरेंशिएशन के साथ होता है। अब इसका उपयोग कैसे करेंगे और इसका उपयोग कैसे करेंगे, ये हम लोग बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ऐसे भी लिखा जा सकता है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ठीक है, अब इसको ऐसे क्यों लिखा जाता है? मानिए देखिए, यहां पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई एक चालक था या एक तार था, उसमें 3 सेकंड में यानी t बराबर 2 सेकंड से t बराबर 5 सेकंड के बीच में 10 कूलाम चार्ज फ्लो कर गया है। मतलब 2 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में 10 कूलाम चार्ज फ्लो कर गया है। तो ये डेल्टा टी क्या हो जाएगा आपका? डेल्टा क्यू तो जितना चार्ज फ्लो कर गया है वो हो जाएगा, डेल्टा टी का मतलब होगा T2 माइनस, यानी बाद का समय माइनस पहले का समय। बाद का समय क्या है? 5 सेकंड। पहले का समय क्या है? 2 सेकंड। यानी 3 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर गया, वही आपका इलेक्ट्रिक करंट दे देगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एवरेज करंट। एवरेज का मतलब एक औसत मान। औसत मतलब समझते हैं, मोशन में पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, v इक्वल्स टू ds बाई dt। वी एवरेज का पढ़ा होगा आपने, क्या कहते हैं? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो एवरेज का मतलब क्या होता है? एक औसत लेना। औसत का मतलब ये है कि मान लो किसी तार में पहले 2 एम्पियर की धारा बह रही थी, बाद में 3 एम्पियर बहने लगी, फिर 5 एम्पियर बहने लगी, तो टोटल आप एक एवरेज ले लिए 2 + 3 + 5 अपॉन 3, तो वो एक एवरेज आपको क्या मिल जाएगा? करंट मिल जाएगी कि हाँ इतने सेकंड में एक एवरेज इतना मिला। और इंस्टेंटेनियस का मतलब एट अ पर्टिकुलर टाइम। पर्टिकुलर टाइम का मतलब अगर आपसे धारा बह रही है और कह रहा है कि t बराबर 3 सेकंड पे बता दीजिए करंट क्या है, तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इसको कहते हैं आई इंस्टेंटेनियस। आई इंस्टेंटेनियस, हिंदी में इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस को तात्क्षणिक। तात्क्षणिक, तात्क्षणिक धारा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एवरेज करंट, या हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? औसत धारा। औसत धारा। समझ में आ रही बात? किसी को कोई प्रॉब्लम बताओ?
सबको आ रही पीछे? कोई प्रॉब्लम इससे में? कोई समस्या हो तो पूछ लीजिए, है ना। अगर कोई प्रॉब्लम है तुरंत पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शर्माइए और माइएगा नहीं, ठीक है। चलिए, तो औसत धारा समझ गए ना, एवरेज करंट या औसत धारा, इंस्टेंटेनियस का मतलब तात्क्षणिक धारा, समझ गए। अब इसके ऊपर अगर कुछ न्यूमेरिकल ले लिया जाए, जैसे मान लेते हैं, नोट करेंगे आप, कर लीजिए तो फिर मिटा रहे। आज ही भेज दें, नोट्स आपको ग्रुप पे आज रात तक में भेज देंगे, ठीक है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये 3rd चैप्टर, ठीक है। नोट्स आपको आज रात तक में हम ग्रुप पे सेंड कर देंगे, ठीक है। इस चैप्टर का, इस पूरे यूनिट का ही, मतलब दोनों चैप्टर का नोट्स आपको सेंड कर देंगे। क्वेश्चन लगा रहे हैं आप इलेक्ट्रोस्टैटिक का, कल टेस्ट है आपका, मिटा दें। अच्छा, ये कल आपका टेस्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, ठीक है। 25 से 30 क्वेश्चन है, नॉर्मल ही है, बहुत कठिन नहीं है, ठीक है। पी लो, हमारे लिए भी लेते हैं। भर लो, भर लो। मिटा रहे भैया? अब इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं। मान लो आपसे दिया है, इफ आई इज इक्वल्स टू 2t का स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5, ये दे दिया है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि हमको आप बताइए इलेक्ट्रिक करंट बताइए। अच्छा, एक सेकेंड, ये क्यू दे दिया है, मान लो चार्ज, ठीक है, ये क्यू दे दिया। अब आपसे पूछ रहा है हमको करंट बताइए, फाइंड आई एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पर हमको करंट की वैल्यू बता दीजिए क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन दे दिया आपको, ठीक। तो जब कहा जाए पर्टिकुलर कोई टाइम दे दे, जैसे पर्टिकुलर 2 सेकेंड, पर्टिकुलर 5 सेकेंड, पर्टिकुलर 3 सेकेंड, तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो और पीछे वाला अचानक से पूछ लेता है भाई कितने की स्पीड में चल रहे हो, तो आपने मीटर देखा और बता दिया 40 की स्पीड में चल रहे हैं, तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर जो आपकी उस समय वेलोसिटी होगी वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। इसी तरीके से जैसे इस तार में करंट बह रही है, अब इस तार में पूछा जाए भैया इस समय इसमें कितनी धारा बह रही है, तो वो क्या होगी, इंस्टेंटेनियस करंट होगी। तो इंस्टेंटेनियस करंट कब निकलता है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड या t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, ऐसे एक पर्टिकुलर टाइम आपको गिवन रहता है। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे लगाओगे? अब इस क्वेश्चन को आप देखिए क्या करोगे, I इज इक्वल टू आपको पता है क्या होता है, dq बाई dt। dq बाई dt का मतलब होता है कि आपको q को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन आता है किसी को? मैथ वाले हो तो डिफरेंशिएशन आना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे तो हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5। उसके बाद ये डी बाई डी टी अंदर जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ 2t स्क्वायर प्लस डी बाई डी टी ऑफ 3t
प्लस डी बाई डी टी ऑफ 5। ठीक है, अब यहाँ पर 2 बाहर आ जाएगा, दैट इज 2 इंटू डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, प्लस यहाँ 3 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ टी, कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया जाता है और कॉन्स्टेंट का क्या हो जाता है 0। अब टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा भैया 2t हो जाएगा। हाँ ठीक है, टी का हो जाएगा कितना 1, 3 इंटू 1 तो हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 4t प्लस 3, ये आपका आई निकल आया। ठीक है, अब कितने पे पूछा है t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, तो t की जगह आप क्या रख दोगे 2 सेकेंड, तो लिखोगे एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड आई इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2 प्लस 3। भाई t की जगह आप क्या रख दोगे 2 रख दोगे, और जैसे ही 2 रखोगे 8 3 11 एम्पियर आपका क्या आ जाएगा करंट आ जाएगा। ठीक है, तो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे कितना एम्पियर का करंट आ जाएगा 11 एम्पियर का करंट आ जाएगा। समझ में आई बात, डिफरेंशिएशन करना आता है आपको। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन करके बस सीधा आपको वैल्यू पुट कर देना है। जब एवरेज पूछे तो एवरेज ऐसे पूछेगा, देखिए एवरेज पूछेगा t इक्वल्स टू 2 सेकेंड टू t इक्वल्स टू 5 सेकेंड के बीच बता दीजिए, तब आपको क्या रखना है पहले इसमें 2 2 रख देना है 11 आ गया, फिर इसी इक्वेशन में 5 रख देना है, तो ये आपका आई इनिशियल हो जाएगा और आई फाइनल कितना आ जाएगा 5 चौक 20 23। ठीक है 23, तो अब आपका जो डेल्टा आई आएगा यानी एवरेज वो आ जाएगा 23 माइनस 11 दैट इज इक्वल्स टू 12 एम्पियर, ये आपका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, तो एवरेज करंट आपका ऐसे आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस आपका ऐसे आ जाएगा। समझ में आ गई बात, ठीक क्लियर है, चल नोट कर लो क्या बेटा t is equals to 2 सेकेंड टू t is equals to 5 सेकेंड। गर्मी बहुत हो गई है, एसी लगवानी पड़ेगी। तुम लोग 30 तो हो तब तो एसी लगवाएं। भाई तुम लोग से शर्त रखी गई ना, तुम लोग 30 हो गए तब एसी लगेगी। समझ में आ रहा है ना, चलिए इसको नोट करने के बाद एक क्वेश्चन आप लगाइएगा, Q इज इक्वल्स टू आपको दे दिया है 3t की पावर 3 प्लस 2t स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, आपको I इंस्टेंटेनियस निकालना है एट t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे, और I एवरेज निकालना है एट बिटवीन t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड टू t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड के बीच। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है, आपको करना है ये वाला। ठीक है, जब इसको नोट कर लेना तो ये लगा के दिखाओ। इसके बाद फिर हम लोग चैप्टर पे आए, कहानी पे एकदम।
ये तो अभी हाई स्कूल वाला चल रहा है मामला, अभी इंटर वाला शुरू नहीं हुआ। इंस्टेंटेनियस 93, 90 स्क्वायर 9981 4t 81 12 93, ठीक है। इंस्टेंटेनियस 93 आएगा, ठीक है। किसका 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 आया 93? बस दो ये लोग। इसका मतलब डिफरेंशिएशन में समस्या है कहीं। एवरेज तुम निकालो, बाकी इंस्टेंटेनियस 93 सही है। डिफरेंशिएशन में कहीं ना कहीं समस्या है। सबका अलग अलग आ रहा है। हाँ 2 से 10। चलो अभी हम चेक करते हैं, लगाते हैं। देखो भैया, समझो इसको। देखो इसको समझो, जिसको डिफरेंशिएशन में समस्या हो रही है वो देखिए। देखो डी क्यू बाई डी टी आई इक्वल्स टू होता है, ठीक है। डी बाई डी टी 3t² 3t³ डी बाई डी टी 2t² प्लस डी बाई डी टी ऑफ 3, ठीक है। बात ना करो, इधर देखो जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा है। एक तो क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हो, ऊपर बतिया रहे हो यार। यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, डी क्यू बाई डी टी है तो क्यू की जगह आप ये पूरा रख देते हैं,
फिर जैसे Q में डी बाई डी टी मल्टीप्लाई होगा तो एक एक में जाके मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा। सब में जैसे मल्टीप्लाई होगा तो सब में आप पहले ढूंढेंगे कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का मतलब जो जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, ये अगर इस संख्या यहां पर कुछ वैसा है तो वो कांस्टेंट नहीं होता है, उसके अलावा सब कांस्टेंट होते हैं। जैसे यहां पर देखिए टी के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो डिफरेंशिएशन, डी बाई डी टी, टी के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो और यहाँ 3t की पावर क्यूब है, तो t की पावर क्यूब को छोड़ करके बाकी सब कांस्टेंट, तो कांस्टेंट आ जाता है बाहर। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अगला स्टेप में क्या करोगे, 3 को बाहर ले लोगे, डी बाई डी टी ऑफ टी की पावर 3। यहां वैसे क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा, 2 इंटू डी बाई डी टी ऑफ टी की पावर 2 प्लस डी बाई डी टी ऑफ 3, ये हो गया। अब डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मान लो तुम डी बाई डी एक्स कर रहे हो और एक्स की पावर n, ये जनरल फॉर्मूला है, तो आपका डिफरेंशिएशन आता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो यहाँ n तो है नहीं, यहाँ 3 है, तो क्या आ जाएगा, 3 एक पहले से है, एक 3 ये है, तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या आ रहा था, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, तो 3 इधर आ जाएगा और t की पावर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1, n की जगह 3 रख देंगे, कितना आ जाएगा बेटा, 2। इसी तरीके से आपका 2 इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 t की पावर 1, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये हो गया आपका 9t स्क्वायर प्लस 4t, ये आपको क्या मिल गया, i मिल गया। अब इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है 3 सेकेंड पर, तो एट t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड, i इज इक्वल्स टू 9 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 9 प्लस 12, तो 81 प्लस 12 डेट इज 93 एम्पियर। ये आपका करंट आ गया आई इंस्टेंटेनियस। एवरेज निकालना है, तो एवरेज क्या करेंगे, इसकी जगह पे पहले 2 रखेंगे, तो कितना आ जाएगा, आई एवरेज इज इक्वल्स टू 9 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2, कितना आ जाएगा भैया, 9 चौक 36 प्लस 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 44 एम्पियर। एवरेज नहीं, सॉरी, आई इनिशियल एम्पियर। उसके बाद आई फाइनल कितना आ जाएगा, 10 रख दोगे, तो 10 यहाँ पे रखोगे तो कितना आ जाएगा भैया, 10 रखोगे तो 10 का स्क्वायर 100, 100 इंटू 9 900 प्लस 4 इंटू 10 40, तो ये हो जाएगा आपका 940 एम्पियर। उसके बाद आप आई एफ निकाल लिया, आई एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, आई एफ माइनस आई इनिशियल, तो हो जाएगा 940 माइनस 44, 896 एम्पियर, ये आपका एवरेज करंट हो जाएगा। समझ में आई बात, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, क्लियर। जिसका नहीं हुआ है नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए।
चले भैया आगे, अब आ जाइए। अब यहाँ पर एक तो कहानी सुनिए लंबी सी, कम से कम 30-40 मिनट की, तो उससे आपको कुछ कॉन्सेप्ट मिलेगा, कुछ चीजें आपको समझ में आएंगी क्या होता है कैसे। देखिए इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल, इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल, इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल जो होता है, जैसे आप कोई एक नॉर्मल कंडक्टर ले लेते हो, ठीक है, और इस कंडक्टर को आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। यहां मान लीजिए आपने क्या लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, ठीक है, आपने इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर आपको पता है कि इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किधर मूव करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। सारे इलेक्ट्रॉन्स आकर के कहाँ इकट्ठा हो जाएंगे, इस तरफ। तो ये वाला एंड इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ये वाला एंड पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां पर ई एक्सटर्नल है और अंदर ये ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा पोलरिटी की वजह से, जिसको क्या कहेंगे, ई इंटरनल, यानी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र। और ये क्या है, बाह्य वैद्युत क्षेत्र, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे मान लीजिए कंडक्टर का मतलब समझ रहे नहीं, जैसे लोहा, तांबा, ऐसा कोई भी पदार्थ जो विद्युत धारा को प्रवाहित कर सके, उसको जब आप किसी विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक कोने पे आ जाते हैं, यानी विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा पे। और जब इधर से इलेक्ट्रॉन इधर चले आएंगे तो भाई इधर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो ये वाला एंड ऑटोमेटिकली क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज टू निगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई। तो कंडक्टर में एक स्पेशल केस होता है कि कंडक्टर में जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। मतलब समझ रहे हैं, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके एग्जैक्टली इक्वल होगा इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे एक्सटर्नल फील्ड आप कितना भी बढ़ा दो, ठीक। नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक में ऐसा नहीं होता। डाइलेक्ट्रिक में जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक्सटर्नल से कम होता है या ज्यादा हो सकता है, लेकिन कंडक्टर में एग्जैक्टली क्या होता है, इक्वल। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो गया भाई, ई इंटरनल प्लस माइनस ई एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये भी लिख सकते हो, या फिर एक काम और किया जा सकता है भाई, ई इंटरनल का डायरेक्शन इधर की ओर है, ई एक्सटर्नल का डायरेक्शन इधर की ओर है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या हुआ, वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है बेटा, डायरेक्शन।
डायरेक्शन का, एक का डायरेक्शन इधर है, दूसरे का डायरेक्शन इधर है, तो एक को अगर आप पॉजिटिव लेंगे तो दूसरे को निगेटिव लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर ई इंटरनल बराबर ई एक्सटर्नल हो गया, और जब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर निकालेंगे दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, दैट इज ई इंटरनल प्लस ऑफ माइनस ई एक्सटर्नल, क्या आ जाएगा आपका 0। ये क्या आ गया 0 आ गया। 0 का मतलब क्या हुआ कि इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई मतलब नहीं है, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर बचे हुए हैं, क्योंकि कंडक्टर के पास बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब ढेर सारी संख्या में। अब उसमें से कुछ तो इधर आगे इकट्ठा हो गया, कुछ इधर आगे इकट्ठा हो गया, उसके बाद भी इसके पास बचे हैं अंदर की ओर। अब वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते हैं। रैंडम मोशन मतलब समझते हैं, आपने केमिस्ट्री में एक ब्राउनियन मोशन नाम का वर्ड सुना होगा, कि जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम होते हैं, वो क्या करते हैं, उसके अंदर मूव करते रहते हैं रैंडमली इधर से उधर। वैसे ही आपके ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं इधर से उधर। क्यों मूव करते हैं, बाहर के टेम्परेचर की वजह से। बाहर का जो टेम्परेचर होता है उससे ये एनर्जी गेन करते हैं, और एनर्जी गेन करके इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज कर जाती है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, वह ऊर्जा जो किसी के गति के कारण हो। ऐसी ऊर्जा जो किसी के गति के कारण होती है उसे उसकी गतिज ऊर्जा कहते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी इसलिए बढ़ जा रही क्योंकि बाहर टेम्परेचर ज्यादा है और उससे वो एनर्जी ले रही है। अब ये क्या कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं। रैंडम मोशन का मतलब मान लो ये इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भाग रहा है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, कोई भी किधर की ओर भी चला जा रहा है, मतलब रैंडमली मोशन में। ठीक है, रैंडमली मोशन में है। अब इसको जिस जो इनके पास इस समय वेलोसिटी है उसे हम लोग कहते हैं थर्मल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, थर्मल वेलोसिटी। अभी मैंने कुछ बैटरी वैटरी नहीं लगाया भाई साहब, अभी सिर्फ कंडक्टर आपका ऐसे नॉर्मली रखा है, और बाहर के हीट एनर्जी की वजह से उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनका जो मोशन हो रहा है उसको क्या कहते हैं, थर्मल वेलोसिटी। अब थर्मल वेलोसिटी का मतलब ये हो गया कि भैया ये इधर भाग रहा है, वो उधर भाग रहा है, सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट करके जो आपका एवरेज थर्मल वेलोसिटी है उसको क्या कर दे रहे हैं, 0 कर दे रहे हैं। अरे एक इलेक्ट्रॉन इधर भागा, एक इलेक्ट्रॉन इसके जस्ट अपोजिट भागा, दूसरा इधर भागा, तीसरा इधर भागा, ऐसे करोड़ों इलेक्ट्रॉन है, सब एक दूसरे का क्या कर दे रहे हैं, कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। यानी आपका जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी इज 0 इन अ कंडक्टर। जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होती है वो क्या होती है बेटा, 0 हो जाती है। अब एवरेज थर्मल वेलोसिटी का मतलब भी समझ लो, जैसे मान लो इसको ऐसे टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है टाउ1 नहीं सॉरी u1, दूसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है u2, तीसरे की है u3, चौथे की है u4, पांचवे की है u5, ऐसे डॉट 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 मान लो un इलेक्ट्रॉन। ठीक, सबकी वेलोसिटी को ऐड कर लिया, उसके बाद n से डिवाइड कर दिया, तो क्या निकल आया बेटा, u एवरेज। u एवरेज का मतलब क्या हो गया बेटा, थर्मल वेलोसिटी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी। तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी हमेशा क्या होती है आपका, 0 होती है। क्यों 0 होती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। भाई एक इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, दूसरा उसके अपोजिट भाग रहा है, तीसरा इधर भाग रहा है, चौथा उधर भाग रहा है, कोई इधर कोई उधर कोई इधर। जब सबका एवरेज लिया तो पता चला सब 0 हो गया। ठीक है, क्योंकि अगर एक का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ले रहे हो पॉजिटिव तो अपोजिट वाले को माइनस लेना पड़ेगा, और जब सबको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 0। थर्मल वेलोसिटी 0 होने का मतलब यही है कि आप लोहे की रॉड हाथ में पकड़ते हो आपको करंट नहीं लगता, कारण यही है। अदरवाइज अगर आपका थर्मल वेलोसिटी 0 ना हो
तो भाई इलेक्ट्रॉन दौड़ने से ही तो करंट जनरेट होता है। कंडक्टर में क्या होता है, बैटरी कनेक्ट कर देते हो, इलेक्ट्रॉन भागने लगता है और करंट फ्लो होने लगता है। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन अभी भी दौड़ रहा है, लेकिन उसकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी जीरो होने की वजह से जब आप हाथ में लोहे की रॉड पकड़ते हो तो आपको करंट नहीं लगता। अगर ये जीरो ना हो तो आप जैसे लोहे की रॉड पकड़ो झटका लग जाएगा, बिना बैटरी कनेक्ट किए, बिना कुछ जोड़े उड़े। ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो थर्मल वेलोसिटी आपकी क्या होती है, जीरो होती है। अब दो तीन टर्म और इसी में आ जाता है। थर्मल वेलोसिटी के बाद एक टर्म आता है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ, इसको कहते हैं मुक्त माध्य पथ। मुक्त माध्य पथ। और थर्मल वेलोसिटी को हिंदी में बोलते हैं बेटा ऊष्मीय वेग। ठीक है, तो मीन फ्री पाथ मतलब मुक्त माध्य पथ। अब ये क्या होता है भाई, एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराया, टकरा करके फिर तीसरे इलेक्ट्रॉन से टकराया। तो एक इलेक्ट्रॉन पहले एक इलेक्ट्रॉन से टकराने में और फिर तीसरे इलेक्ट्रॉन से टकराने में, यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ये है, दूसरे से टकराया, टकराने के बाद तीसरे से टकराया, इतने में उसने जितना डिस्टेंस कवर किया उसको क्या कहते हैं, मीन फ्री पाथ कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का, जो आपका इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन है, ये घूम रहे हैं से इधर उधर, एक से टकराया, घूम गया इधर, फिर जब तक दूसरे से नहीं टकरा रहा, जैसे ही दूसरे से टकराया तो उतनी देर में जितनी दूरी इसने तय किया वो इसका क्या कहलाएगा, मीन फ्री पाथ या मुक्त माध्य पथ। सारे इलेक्ट्रॉनों का अगर मुक्त माध्य पथ को जोड़ लिया जाए तो इसको कहेंगे एवरेज मीन फ्री पाथ। ठीक है, और एवरेज मीन फ्री पाथ भी जीरो होता है। ठीक है, समझ रहे हैं बात? अरे जितना डिस्प्लेसमेंट एक इलेक्ट्रॉन इधर तय करेगा उतना दूसरा वाला माइनस में कर देगा, पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। काइनेटिक नहीं है ये, थर्मल वेलोसिटी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी, यू से डिनोट करें। ठीक है, उसके बाद एक तीसरा टर्म आ जाता है इसमें, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, हिंदी में इसको कहते हैं श्रांति काल। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं भैया, श्रांति काल। रिलैक्सेशन टाइम, श्रांति काल का मतलब ये है कि भैया जितनी देर में एक इलेक्ट्रॉन अपना मीन फ्री पाथ ट्रेवल करता है उस टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, श्रांति काल कहते हैं, यानी रिलैक्सेशन टाइम। इसको टाउ से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब समझे, एक इलेक्ट्रॉन जितनी देर में अपना एक मीन फ्री पाथ ट्रेवल करता है उस टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम या शांति काल कहते हैं। समझ में आ रही बात? ये तीन टर्म है, पहले तो ये तीन टर्म समझना है, फिर इन तीनों की मदद से एक मेन टर्म जो है जिसका डेरिवेशन आपके एग्जाम में आता है, जिसको समझना है, वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अपवाह वेग, मेन उसी को पढ़ना है, लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम लोगों को ये समझना है। तो इतनी चीज आपको समझ में आई। अभी हमने कोई बैटरी वैटरी नहीं छोड़ी भाई साहब। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब ये, इलेक्ट्रॉन मान लीजिए एक से टकराया, टकराने के बाद दूसरे से टकराया, इतना करने में इसको जो टाइम लगा उसे उसका रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन दिया जाता है, टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन इन टू सक्सेसिव कोलिजन। टू सक्सेसिव कोलिजन का मतलब पहले एक बार टकराया फिर दूसरी बार टकराया, तो दो बार टकराने में जितना उसको समय लगता है वही उसका क्या कहलाता है, रिलैक्सेशन टाइम या श्रांति काल कहा जाता है। ठीक है, नहीं समझे? मीन फ्री पाथ भी वही, मीन फ्री पाथ डिस्टेंस है, एक बार टकराया दूसरी बार टकराया, इतने में जितनी दूरी तय किया उसको मीन फ्री पाथ, जितना टाइम लगाया उतना उसको रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, क्लियर है इतना? अब आप कनेक्ट करते हैं इसमें हम बैटरी, तब देखते हैं क्या होता है।
नहीं, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, टाइम जीरो नहीं हो सकता ना। मिटा रहे भैया इसको, नोट करो। टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन इनटू सक्सेसिव कोलिजन, टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन इनटू सक्सेसिव कोलिजन। बस लास्ट टॉपिक, पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ा दें। टाउ मतलब रिलैक्सेशन टाइम। हाँ उल्ट उसको टाउ से, ऐसे टाउ को यही, ठीक है। मिटा रहे भैया। अब आगे देखिए, अब हमने क्या किया, इसको एक बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है यहाँ पे, निगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। लेकिन अब क्या हो रहा है, जब हम इसको बैटरी से नहीं कनेक्ट किए थे तो जो निगेटिव चार्ज था वो यहाँ आके इकट्ठा हो जाता था, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आके इकट्ठा हो जाता था। लेकिन अब जब मैंने यहाँ पे बैटरी लगा दी है तो अब यहाँ पर चार्जेस इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, उनका फ्लो होना स्टार्ट हो गया। अब उनका फ्लो बन गया, मतलब ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है ये सोचा था भाई यहाँ से हम चलेंगे और यहाँ आकर के इकट्ठा हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से होते हुए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल तक, फिर जैसे ही बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे एक इलेक्ट्रॉन आके गिरता है, वैसे निगेटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके पॉजिटिव की ओर जाता है और यहाँ पर एक प्रोटॉन को न्यूट्रल कर देता है। ये प्रोसेस चलता रहता है तब तक जब तक आपकी बैटरी डिस्चार्ज। तो बैटरी एनर्जी नहीं देती है, बैटरी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन देती है, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक निश्चित डायरेक्शन में फ्लो करवा देती है। आपका अभी तक जो पढ़ा हुआ था कि बैटरी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, गलत है। बैटरी सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, बैटरी एक ऐसा उपकरण है जो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो मेंटेन करके रखती है, एनर्जी का सोर्स नहीं है बैटरी, ठीक है। ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो मेंटेन करती है। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो मेंटेन कर दिया तो यहाँ पे भैया ये एक्यूमुलेशन हुआ नहीं, मतलब कि इकट्ठा नहीं हुआ, यहाँ पर पॉजिटिव इकट्ठा नहीं हुआ, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं हुई। अब आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक निश्चित डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिया। अब आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक निश्चित डायरेक्शन में क्या करने लगा, फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। और जब ये एक निश्चित डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर देगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेटा फोर्स कितना लगेगा, E इंटू क्यू, सॉरी E इंटू कैपिटल ई। भाई फोर्स की वैल्यू क्या होती है, Q इंटू ई। क्यू की जगह यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो E इंटू ई, इसके ऊपर फोर्स लगने लगा। जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगता है तो उसको क्या कर दो, अगर आप F इक्वल्स टू क्या होता है ma, तो A इक्वल्स टू क्या होता है F अपॉन m। तो यहाँ पर अगर इसका एक्सेलरेशन देखा जाए तो ये हो जाएगा E इंटू ई अपॉन m। तो देखने से ऐसा लग रहा है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन आपका लगातार इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती चली जा रही होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि भैया ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रास्ते में जो एटम है उससे टकरा जाता है और टकराने पर अपनी पूरी एनर्जी उस एटम को दे देता है और इस अपनी वेलोसिटी क्या कर लेता है, जीरो। फिर चलना शुरू किया, फिर टकरा गया, फिर जीरो हो गया, फिर चलना शुरू किया, फिर टकरा गया। तो इस तरीके से क्या होता है, इसकी वेलोसिटी बढ़ ही नहीं पाती, एक कांस्टेंट वेलोसिटी की तरह ये
ट्रीट किया जाता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, और उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको क्या बोला जाता है, वीडी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये दिख रहा है कि आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, लेकिन एक्सेलरेटेड मोशन नहीं हो पाता क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपका बार बार टकरा जाता है, और टकराने से उसका जो चाल है उसमें रुकावट जनरेट हो जाती है, और रुकावट की वजह से ये देखता है कि इलेक्ट्रॉन बहुत स्लोली मूव कर रहा है अपना आराम से, और जब ये स्लोली मूव करता रहता है उसी वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, और ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन है, नेक्स्ट टर्न पे किया जाएगा। यहाँ पे अभी आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना था, तो आपका कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हुआ है कंडक्टर के बारे में। जिसको प्रॉब्लम होगी, जिसको चीजें कम समझ में आई होगी, वीडियो पढ़िए, देख लीजिएगा। ठीक है, फिर से एक बार पूरा रिपीट हो जाएगा। ठीक, कौन सा पॉजिटिव, ये वाला, ये निगेटिव में नहीं जा रहा है, ये एक्चुअली तुम्हारा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ जा रहा है, क्योंकि यहाँ कनेक्ट हो गया तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ भागता है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इस पे पॉजिटिव टर्मिनल पे गिरता है, वैसे ही निगेटिव से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ आ जाता है। हाँ, इधर से आता रहता है, इधर से जाता रहता है, तो इसीलिए तो फ्लो मेंटेन करके रखता है। अब प्रॉब्लम ये है कि बैटरी का ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और इस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आगे इकट्ठा हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है, तो एक समय आता है बैटरी में दोनों टर्मिनल पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो जाती है, उसी समय आप कहते हो बैटरी डिस्चार्ज हो गई, क्योंकि अब इसके पोटेंशियल में कोई डिफरेंस रह ही नहीं गया, तो अब इलेक्ट्रॉन आएगा क्यों इधर। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन दोनों साइड बराबर हो गए तो बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पे, उसी समय आप कहते हो कि हमारी बैटरी क्या हो गई, डिस्चार्ज हो गई। ठीक है, चार्ज हो सकती है, ऐसी बात नहीं है, चार्जेबल बैटरी है तो चार्ज कर लें। ठीक है, अब यूज एंड थ्रो वाली है तो फेंक देंगे उठा के। समझ में आई बात। ठीक है, हाँ बता, ठीक है भैया।